देखिए, हमारे सामने ऐसे हालात हैं जहां पर दिल्ली पुलिस और इस देश की सरकार के पास वो कह रही है कि 40 GB 11 लाख पन्ने सामान है बच्चों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, दिल्ली दंगों के जांच के मामले और देश के जो आम नागरिक, जो माइग्रेंट लेबर, जो प्रवासी मजदूर थे, जो दिल्ली से पैदल जाते हुए जिनकी मौतें हुई गांव जाते हुए, उनके बारे में उनके पास संसद में उन्होंने कहा कि एक पन्ना भी नहीं, एक GB भी नहीं है। इस बात को साधारण लोग समझे जो आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए इन बातों को सुन रहे हैं। This new cruelty and lack of even basic humanity that the police have displayed in the handling of these cases has become a part of this investigation. We saw it in the Bhima Koregaon instance when elderly detainees were denied basic hospital care despite being threatened by serious health conditions. In the Delhi violence, we saw how the Delhi police tried to stop ambulances from reaching the hospital even as critically wounded people were in need of urgent medical care. We saw how the Delhi police systematically ignored desperate calls from the violence affected. This unique cruelty and uncaring has been extended to the investigations they are conducting at the moment. We know how COVID-19 pandemic has been used to stifle voices, yours, ours. It has been used to provide cover to the manufacture of fake news and the deployment of information in skewed ways. The head of the police, Delhi police, S.N. Srivastava, says more cases have been filed against Hindus and Muslims in the Delhi riots investigation to establish its lack of bias. He says nothing about why only leaders, prominent activists, and very promising students of one side have invited WAPA charges. Kapil Mishra, let us remember, is still a free man, as also Anurag Thakur and Parvesh Verma. हमने ये भी देखा है गुजरात में जब अमित शाह होम मिनिस्टर थे और वहां नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात पुलिस का इस्तेमाल कैसे एक निजी सेना के रूप में हुआ, यहाँ तक कि किसी लड़की का पीछा करने के लिए हुआ। ये सारी चीजें हमारे सामने। क्या दिल्ली पुलिस आज चाहती है, दिल्ली पुलिस में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे अफसर होंगे, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उन्हें इसी तरह से एक निजी सेना, एक असंवैधानिक सेना के रूप में याद करे? उमर खालिद जो है वो दंगों की बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं उनके वीडियोस को कि वो शांति की बात कर रहे हैं, और जो गोली मारने की बातें कर रहे हैं कपिल मिश्रा और तमाम लोग, आज भी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं ये ट्विटर पे, कह रहे हैं कि फांसी दो, अभी भी भड़का रहे हैं लोगों को कि आप हिंसा करिए। किसी शायर ने कहा था, ये दस्तूरे ज़बांबंदी है कैसी तेरी दुनिया में, ये दस्तूरे ज़बांबंदी है कैसी तेरी दुनिया में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां में। तो ये नहीं है कि ज़बान तरसती है, मगर अगर कोई मुंह खोले, कोई अपने संविधान के लिए, अपने आईन के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए अगर कोई आवाज़ उठाए, तो उसका अंजाम जो है वो वही होता है जो हम अपनी आँखों के सामने उस ड्रामे को हम अपनी आँखों के सामने खून के आंसू रो के मगर देख रहे हैं, हम वाकई खून के आंसू रो रहे हैं। बिकॉज़ ये इस मुल्क में वो माहौल आ गया है
जबकि ये गुबार जो है ये थम ही नहीं रहा। गफूरा जरगर का क्या गुनाह था? देवंगना कलीटा और उसकी साथी जो JNU की है उसका क्या गुनाह था? इस वक्त उमर खालिद पे क्यों ये UAPA का अताब नाजिल हुआ है कि सारी साजिश को एक तरह से वो नौजवान जो पहली बार हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक नौजवानों का इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू हुई और हमें लगा कि हाँ हालात पलटने वाले हैं, उसको एक बिल्कुल पलट के और झूठ पे झूठ के पलंदे खोल खोल के उनकी ज़िंदगी से खेल के और एक नया नैरेटिव जारी हुआ है जिसका नाम है दिल्ली 2020। मैंने मास्क जानबूझ करके चुना गुलफिशा फातिमा का, क्योंकि मैं चाहती हूं कि उनके परिवार वाले जाने कि ये लड़की, इतनी यंग लड़की, पढ़ी लिखी, अपने कम्युनिटी, अपने देश की सेवा करना चाहिए, इतने जबरदस्त आंदोलन में हो, तो उसके पास तो किसी नेतागिरी की ट्रेनिंग नहीं है, वो किसी JNU से पढ़ी हुई नहीं, लेकिन वो जो है वहां पर चलाना इतने बड़े आंदोलन को, इसके बारे में सोचना, नेतृत्व करना, ये जो युवा हैं, ये बच्चे बच्चियां हैं जो देश का फ्यूचर है, युवा हैं, युवा आवाजें हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार लगता है डरती है उन आवाजों से। एक को गिरफ्तार कर रहे हो, आओ हम सबको गिरफ्तार कर लो। जिन जिन लोगों ने हाथ में संविधान लेकर के शपथ लिया था उस आंदोलन में, उन सबको आकर के गिरफ्तार कर लो, हम तैयार हैं जाने के। लेकिन हम चुप नहीं होने वाले। उमर खालिद की आवाज आप यहाँ भी सुने। सबसे पहले मैं उमर खालिद की एक स्पीच से कोट करना चाहती हूँ, जिन स्पीचेस को भड़काऊ स्पीचेस कहा जा रहा है। We won't respond to violence with violence. We won't respond to hate with hate. If they spread hate, we will respond to it with love. If they trash us with lathis, we will keep holding the tricolor. If they fire bullets, then we will hold the Constitution. If they jail us, we will go to jail singing, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या ये स्पीच भड़काऊ है? जबकि जो स्पीचेस लगातार रोज दी जा रही थी, जैसे प्रशांत ने भी कहा, गोली मारो सालों को, और जितने इलाकों में छोटे छोटे ये लोग जुलूस निकाल रहे थे, कहीं भी जाओ, जो जुलूस चल रहे थे इन लोगों की, वो भी एक ही स्लोगन के साथ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो भड़काऊ भाषण नहीं है, और ये भड़काऊ भाषण है। साथियों, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे जेल के बाहर हो, सवाल पूछने के लिए बुलाया जा रहा है, 11-11 घंटा उनसे सवाल किए जा रहे हैं। एक एक इसमें जो है, हम तो देख रहे हैं, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, उमर खालिद, ये सब बच्चे हमारे सामने पड़े हुए हैं। हम लोग जो टीचर्स हैं इनकी यूनिवर्सिटीज में, हम उनके पेरेंट्स की तरह हैं। हम जानते हैं कि कितना साफ दिल इनका है और कितने आइडियलिस्टिक ये लोग हैं, कितने आदर्शवादी हैं, जो आज के ज़माने में बहुत कम मिलता है। आज के ज़माने में हमें बताया जाता है कि तुम अपना ही देखो, अपनी नौकरी देखो, अपना कितनी बड़ी तनख्वाह तुमको मिलती है वो देखो, समाज के बारे में मत सोचो। लेकिन इन्होंने एजुकेशन के सही मायने को जिंदा रखा है। इन्होंने अपनी जो भी ट्रेनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग है, उसको अप्लाई किया है। समाज के बारे में सोचते भी हैं, लिखते भी हैं। इसलिए इनमें से एक एक स्टूडेंट एक आउटस्टैंडिंग एकेडमिक भी है। जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मैं इसको इन्वेस्टिगेशन मानती ही नहीं हूँ। ये वायलेंस का चौथा दौर मैं मान रही हूँ। 2016 से जिस तरह से पहले लिंचिस्तान हमारे हिंदुस्तान को बना दिया इन लोगों ने, उसके बाद किस तरह से असम में NRC ला के, वो भी लोगों के हकों पे, उनका जो सिटीजनशिप राइट है उस पर हिंसा की, अटैक की। सेकेंड वेव ऑफ वायलेंस, NRC इन असम, देन CAA एंड NRC जो हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो भी हिंसा का एक पहलू है। उसके बाद जितना एक बेहतरीन आंदोलन जो ये सोच भी नहीं सकते थे, जो शाहीन बाग के दादियों ने लीड किया, और हमारी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम विमेन घरों से बाहर निकली, और जो देश भर के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, वो बाहर निकले। इन्होंने मिलकर ये एक्चुअली पीसफुल, सेक्युलर
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के तहत ये आंदोलन चलाया और दोबारा लोगों के दिलों में अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को जगाया, अपने तिरंगे के प्रति रिस्पेक्ट, अपने राष्ट्रगान के प्रति रिस्पेक्ट और अपने वैल्यूज़, आज़ादी की वैल्यूज़ जो हैं उनको दोबारा से जगाया। उनके खिलाफ ये साजिश की गई, लगातार वायलेंस के लिए कॉल किया गया। मैं तो ये कहूँगी कि मुसलमानों को और मुसलमानों के साथ साथ जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको टारगेट करना ही उनका नस्बुल ऐन है। नस्बुल ऐन का मतलब है ऑब्जेक्टिव। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।